फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। हमारी एचपीएससी सीरीज का ये 5th लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड बायरन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लॉर्ड बायरन रोमांटिक एज के एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं एंड वो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड जॉन कीट्स की तरह ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑथर्स में से एक है। इनके सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे डॉन जुआन, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, प्रोमेथ्यूज, मैनफ्रेड एंड केन, ये सारे वर्क्स को हमें डिटेल में पढ़ के जाना होगा क्योंकि एग्जाम में इन सारे वर्क्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आज हम बायरन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस वर्क वाज ए सटायर इन ओटावा राइमा अटैकिंग जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउदी, आइडेंटिफाई द पोएम। सो कौन सा ऐसा वर्क है जो ओटावा राइमा में लिखा है लॉर्ड बायरन ने एंड जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउदी के ऊपर एक कटाक्ष है, एक क्रिटिसिज्म है। ऑप्शंस देख लेते हैं, डांसियार्ड, द विजन ऑफ जजमेंट, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एंड एलास्टर। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा द विजन ऑफ जजमेंट। ये इन्होंने एक आंसर में लिखा था, रॉबर्ट साउदी ने एक वर्क लिखा था ए विजन ऑफ जजमेंट, उसी के आंसर में ये वर्क इन्होंने लिखा था जिसमें किंग जॉर्ज थ्री एंड रॉबर्ट साउदी को क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बायरन वर्क रिवॉल्व्स अराउंड ए वाइफ हुज हस्बैंड इज presumed lost at sea and she takes a lover in his absence. Everybody behaves agreeably on the husband's return. Byron's technical skills in verse is in display here as the work counterpoints the colloquial and the formal. Identify the work. So एक कहानी है जो आपको पढ़ के जानी है कंप्लीट। एक वर्क है जिसमें एक हस्बैंड है जो एक सी वॉयज पर गया है किसी काम से एंड उसके बाद वो लौटता नहीं है 3 साल तक। उसकी वाइफ उसका वेट करती है एंड उसकी वेट के बाद वो उसको लॉस्ट, गुम हुआ हुआ या डेड मान लेते हैं एंड वो किसी और के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। तो ये कौन से वर्क में है, मैनफ्रेड, डॉन जुआन, बैपो या फिर द ब्राइड ऑफ एबिडोस। सो कौन से वर्क में ये है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर वैसे है सी, बैपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स इज अबाउट। सो ये इनका क्रिटिसिज्म का वर्क है जिसको हम क्रिटिसिज्म के सेक्शन में पढ़ते हैं। सो इसमें क्या है, द सर्वे ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इवेंजलिज्म इन इंग्लिश पोइट्री, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन, द अर्ली इंग्लिश ट्रैवलर्स। सो इसमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा आप बताइए। द सर्वे ऑफ इंग्लिश पोइट्री डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म का वर्क है, सो ये सही ऑप्शन है। इवेंजलिज्म इन इंग्लिश पोइट्री, इवेंजलिज्म का मतलब होता है रिलीजन को प्रमोट करना, धर्म से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं। सो जनरली क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू या अपने वर्क्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम करते थे। उनको लगता था कि हम एक अच्छे के लिए क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं। सो ये इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई पोइट्री नहीं है। कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन, कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सीन भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं और वैसे भी ये जो वर्क है इन्होंने कंटेम्प्रेरी राइटर्स जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा था। बाद में इनको रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये इसको कट शॉर्ट करके 5 एडिशंस में पब्लिश करते हैं। द अर्ली इंग्लिश ट्रैवलर्स इनके बारे में भी नहीं है। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 1 and 3 आर करेक्ट। द वर्स फॉर्म ऑफ बायरन्स चाइल्ड हेरोल्ड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज बायरन का सबसे फेमस वर्क है जिसकी वजह से इनको फेम एंड नेम भी मिला था। तो ये किस ऑथर से इन्फ्लुएंस था, मिल्टन
स्पेंसर, शेक्सपियर या पोप। सो ये जो वर्क है ये स्पेंसर से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने लिखा था। बी, स्पेंसर विल बी द आंसर, एडमंड स्पेंसर, जो एलिजाबेथन एज में फॉल करते हैं, एडमंड स्पेंसर। सो इन्होंने स्पेंसर से स्पेंसेरियन स्टेंजा लिया है जिसमें 9 लाइन्स होती हैं। तो ये वर्क जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है, एंड जो इसका डायलेक्ट भी है वो एडमंड स्पेंसर के फेयरी क्वीन से इंस्पायर होके लिखा है। वैसा ही डायलेक्ट इसमें भी हमें देखने को मिलता है, एंड ये काफी इन्फ्लुएंस थे एडमंड स्पेंसर से। Byron's The Vision of Judgment is a satire directed against। हमने अभी देखा था द विजन ऑफ जजमेंट जो है वो एक सटायर है। ये किसके खिलाफ इन्होंने लिखी थी? ये रॉबर्ट साउदी। डी विल बी द आंसर, रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी मैंने आपको बताया ए विजन ऑफ जजमेंट लिखा था, उसी के आंसर में इन्होंने द विजन ऑफ जजमेंट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बायरन पोएम बिगिंस इन द फॉलोइंग मैनर? आई वॉन्ट अ हीरो एन अनकॉमन want when every year and month sends forth a new one। So ये किस पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं? बैपो, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन, द विजन ऑफ जजमेंट। सो ये ओपनिंग लाइंस हैं डॉन जुआन की। डॉन जुआन इनका अगेन एक बहुत फेमस वर्क है, इनकम्प्लीट वर्क है। 17 कैंटोज इन्होंने इसमें लिखे हैं, 16 कंप्लीट हैं, 17th जो है इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड वर्क हम इसको कह सकते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, अपनी लाइफ की झलक इन्होंने इस वर्क में दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू आर्नोल्ड प्लेज ट्रिब्यूट टू 3 ग्रेट पोएट्स, हु आर दे? कौन से पोइट्स को मैथ्यू आर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस में ट्रिब्यूट दिया है? किनकी किनकी डेथ के ऊपर या क्या किनकी लाइफ के ऊपर एलिजी उन्होंने इस वर्क में इंक्लूड की है? गोएथे, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, या गोएथे, शेक्सपियर एंड मिल्टन, शेक्सपियर, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ, या गोएथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन? इसका आंसर है डी, गोएथे, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। बेसिकली ही इज लेमेंटिंग फॉर द लॉस ऑफ ग्रेट एज। ग्रेट एज मतलब जो रोमांटिक एज खत्म हो गई है उस एज को लेमेंट कर रहे हैं, एंड साथ ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, बायरन हैं एंड गोएथे, इनकी डेथ को भी वो इसमें मॉर्न कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ए फ्रेगमेंट 1819, one of the earliest vampire stories in English? सो वेम्पायर के बारे में आपने आजकल बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बट ब्रिटिश लिटरेचर से ये कैरेक्टर हमें मिला था, वेम्पायर एंड ड्रैकुला। ड्रैकुला जो है ब्रॉम स्टोकर ने लिखा था ड्रैकुला के ऊपर। वेम्पायर के ऊपर किसने लिखा है ये वर्क, ए फ्रेगमेंट? पीबी शैले, लॉर्ड बायरन, ब्रैम स्टोकर एंड मैरी शैले। सो ब्रैम स्टोकर ने नहीं लिखा है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ड्रैकुला को इंट्रोड्यूस किया था लिटरेचर में। सो ये जो वर्क है ये लिखा था लॉर्ड बायरन ने। वट डिफॉर्मिटी वॉज बायरन बॉर्न विद? सो जब बायरन का जन्म हुआ था उनको एक डिफॉर्मिटी थी, वो क्या थी? ए हंचबैक, ए क्लेफ्ट पैलेट, 6 फिंगर्स या ए क्लब फुट? सो बायरन को क्लब फुट था। क्लब फुट क्या होता है? जब आपका पैर जो है टेढ़ा होता है, जो आपका तलवा होता है पैर का नीचे का हिस्सा वो टेढ़ा होता है, उसको हम कहते हैं क्लब फुट। सो बायरन वाज बोर्न विद अ क्लब फुट। बायोग्राफिकल क्वेश्चन है, हमें थोड़ा बहुत बायोग्राफी हर ऑथर की देख के जानी चाहिए। वट वॉज बायरन फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोइट्री? सबसे पहला वर्क बायरन ने पोइट्री में कौन सा पब्लिश किया था? फ्यूजिटिव पीसेस, द प्रिजनर ऑफ चिलॉन एंड चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज या मैनफ्रेड? सो इसका सही आंसर आपका रहेगा फ्यूजिटिव पीसेस। ये इनका फर्स्ट वर्क है, ए विल बी द आंसर। द विच ऑफ एल्प्स इज ए कैरेक्टर इन? सो कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं, तो कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। हेवन एंड अर्थ, केन, मैनफ्रेड या वर्नर? कौन से वर्क में विच ऑफ एल्प्स जो है आती है? तो ये इसका सही आंसर हमारा रहेगा मैनफ्रेड। मैनफ्रेड एक ड्रामा है, प्ले है, जिसकी समरी आपको पढ़ के जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बायरन का। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले मैनफ्रेड? कितने एक्ट्स का प्ले है मैनफ्रेड? 2, 5, 4 या 3? सो इसका आंसर रहेगा 3 एक्ट्स का ये प्ले है, ये आपको पता होना चाहिए। Byron wrote an ode to a poet whom he admired.
हु वॉज द पोएट। सो एक पोएट के ऊपर लिखा है उन्होंने, एक हिस्टोरियन पॉलिटिशियन के ऊपर भी लिखा है। यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है पोएट के ऊपर। सो कौन से ऐसे पोएट हैं जिनको बायरन एडमायर करते थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, थॉमस मूर या थॉमस ग्रे। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो बायरन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वॉल्टर स्कॉट के ऊपर भी नहीं लिखा है। वॉल्टर स्कॉट ने भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स। एंड थॉमस मूर जो हैं, इनके ऊपर इन्होंने ये ओड लिखा है, ओड टू थॉमस मूर, या फिर टॉम मूर भी इनको कहते हैं। ये एक आयरिश पोइट हैं जो कि अपने लिरिकल उसके लिए जाने जाते हैं कि लिरिक्स में इन्होंने जो पोएम डाली हैं लिरिकल फॉर्म में, उसके लिए ये आयरलैंड में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक प्लेज इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय बायरन। कौन सा वर्क है जो बायरन का नहीं है? वर्नर, केन, ओथो द ग्रेट एंड हेवन एंड अर्थ। सो इनमें से कौन सा वर्क है जो बायरन ने नहीं लिखा है? वो है सी, ओथो द ग्रेट। ये जो वर्क है ये लिखा है जॉन कीट्स ने। 5 एक्ट्स में एक ट्रेजेडी है, इसका पूरा टाइटल भी है ओथो द ग्रेट, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, और ये लिखा है जॉन कीट्स ने। बाकी के 3 वर्क्स जो हैं वो बायरन ने लिखे हैं। वट इज बायरन्स आर ऑफ आइडलनेस? आर्स ऑफ आइडलनेस एक कलेक्शन है, वो क्या है, वो वर्क क्या है? ए नैरेटिव पोएम है, ए वॉल्यूम ऑफ हिज अर्ली पोएम्स है, ए लॉन्ग सटायर और ए लिरिकल प्ले। सो बी विल बी द आंसर, ए वॉल्यूम ऑफ हिज अर्ली पोएम्स। अर्ली पोएम्स इन्होंने इस नाम से पब्लिश की थी। नेक्स्ट वर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, to whom does Byron dedicate his play entitled Cain? So Cain यहाँ पर कौन है? केन है एडम एंड ईव का बेटा। केन एंड एबल 2 बेटे थे उनके, केन एंड एबल। उन्हीं में से केन की जो स्टोरी है, केन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, केन कैसे गॉड को नहीं मानता, कैसे वो उनकी पूजा में या उनकी जो रिचुअल्स हैं उसमें शामिल नहीं होता, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। सो कहीं ना कहीं ये जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट से, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस होके लिखा गया है। एंड केन का जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता है सैटर्न के साथ। सो बायरन ने ये वर्क किसको डेडिकेट किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सर वॉल्टर स्कॉट, एसटी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। ये जो वर्क है ये डेडिकेट किया है उन्होंने सर वॉल्टर स्कॉट को। ये हमें ध्यान रखनी है चीज, आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस होते हैं ये। स्टोरी पढ़ने के बाद भी हमें ऐसे क्वेश्चंस समझ में नहीं आते कि ये कहाँ से आ गया। इन विच ऑफ बायरन्स प्लेज एडम एंड ईव आर लीडिंग कैरेक्टर्स। सो एक ही वर्क है, मैंने अभी आपको बताया, जो एडम एंड ईव का बेटा है केन, उसी के नाम पे इन्होंने ये प्ले लिखा है। सो केन विल बी द आंसर। केन में ही एडम एंड ईव का कैरेक्टर है एंड वो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। वट इज बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट? सो बायरन का जो विजन ऑफ जजमेंट है वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि ए विजन ऑफ जजमेंट के ऊपर लिखा है इन्होंने। सो क्या ये एक पोइटिक प्ले है, एक टेल है, एक सेटायर है, या ड्रीम एलेगरी है? सो जब ये एक दूसरे वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है तो ये हो सकती है सेटायर। सो सी विल बी द आंसर, ए सेटायर। ये एक सेटायर है। A man must serve his time to every trade. Save, censor, critics, all are ready-made. In which work does Byron give this opinion? So अगर आप लोगों को ये लाइंस पता भी नहीं है कि कहाँ से ली गई हैं, आपने टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा है, तब भी हमें एक इंटेलिजेंट गेस के थ्रू इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर पता करना है। तो आप इन लाइंस का मतलब समझने की कोशिश करें एंड उसके बेसिस पे आप बताइए कि आप क्या आंसर टिक करते इसमें। सो इसमें ऑप्शंस हैं, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स, द विजन ऑफ जजमेंट, द कर्स ऑफ मिनर्वा एंड द वोल्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स जो वर्क है इन्होंने अलेक्जेंडर पोप के डंसियार्ड के ऊपर बेस करके लिखा है। जैसे डंसियार्ड में उन्होंने बहुत सारे पोइट्स को क्रिटिसाइज किया है, उसी तरह से इन्होंने, बार्ड्स क्या होता है? पोइट्स। इंग्लिश बार्ड्स, बार्ड्स क्या होते हैं? पोइट्स। पोइट्स एंड स्कॉटिश रिवर्स, जो स्कॉटलैंड के रिव्यूअर्स थे, रिव्यू करते थे, जो क्रिटिसाइज करते थे लोगों को, उनके कटाक्ष में उनके ऊपर ये एक सटायर है।
टू whom does Byron dedicate his tale डॉन जुआन? डॉन जुआन उन्होंने किसको डेडिकेट की है? सो बेसिकली डॉन जुआन जो है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। बायरन ने अपनी लाइफ स्टोरी को डॉन जुआन नाम के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैं एक वोमेनाइजर हूँ, मैं एक वेमेनाइजर नहीं हूँ, सेम वे डॉन जुआन भी वेमेनाइजर नहीं है, बल्कि वेमेन जो हैं वो उसके पीछे भागती हैं। ठीक है। सो ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? ड्राइडन, रॉबर्ट साउदी या डॉक्टर जॉनसन या वॉल्टर स्कॉट को? सो इसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी इनके एक राइवल पोइट हैं जिनको ये वर्क इन्होंने डेडिकेट किया है ये बताने के लिए कि किस तरह से मेरे ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। विच पोएम्स शॉट अप बायरन इनटू अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी? कौन से वर्क की वजह से बायरन को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी? आप ये समझ लो कि रातों रात पॉपुलैरिटी वाली जो चीज होती है वो इस वर्क के कारण जो है बायरन को मिली थी। चाइल्ड हेरोल्ड्स, पिलग्रिमेज, बैपो, डॉन जुआन एंड केन। वैसे तो डॉन जुआन भी एक काफी फेमस वर्क रहा था इनका, बट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से जो अनपैरेलल्ड पॉपुलैरिटी, जो जिससे इससे पहले बायरन को इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिली थी, वो वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। सो एक तरह से ऐसी पॉपुलैरिटी इनको मिली थी कि हमने रात को ये हम सोए और सुबह हम पॉपुलर हो गए, इस तरह का ये वर्क फेमस हुआ था। Byron wrote an ode to one of the following historical personalities. Identify him. कौन से हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने ओड लिखा है? नेपोलियन बोनापार्ट, क्वीन विक्टोरिया, विलियम गॉडविन या फिर क्वीन मैरी? इसका सही आंसर है, उन्होंने लिखा है ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट। ए विल बी द आंसर। सो नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? एक फ्रेंच एम्परर है और इसमें इन्होंने एक बहुत ही रुदलेस टायरेंट की इमेज दिखाई है नेपोलियन की, कि कैसे वो अपने बेनिफिट्स के लिए एक टायरनी जो है लोगों के ऊपर करते थे, टायरेंट थे, लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। एंड उनको पता ही था कि एक दिन ऐसा फेट तो आएगा ही कि नेपोलियन को मुंह की खानी पड़ेगी, यानी कि उनकी हार होगी ही। जब नेपोलियन बोनापार्ट को एक युद्ध में हार मिलती है, उनको पकड़ लिया जाता है, उसके बाद बायरन ने ये ओड लिखा था, ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन चाइल्ड हेरोल्ड्स? चाइल्ड हेरोल्ड में कितने कैंटोज हैं? 2, 4, 3 या 5? इसका सही आंसर है 4 कैंटोज। 4 कैंटोज हैं चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज में। इसकी कहानी आप देखेगा चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में, इन्होंने दिखाया है कि कैसे जो यूथ है वो एक टाइम के बाद अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं एंड उनको कैसे एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ चाहिए होती है एंड उसके तलाश में जो वो भटकते हैं। चाइल्ड यहाँ पर, चाइल्ड का मतलब यूथ, यंग लोग है। ठीक है। उसकी पिलग्रिमेज दिखाई है कैसे वो अलग अलग जगह पर पूरे यूरोप में ट्रेवल करता है। ठीक है। Thank you so much for watching. Kindly like, share and subscribe our channel for more such videos. And if you need any help, you can definitely comment in the comment section. We will definitely be helping you through that. Thank you so much.